हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। देखो, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का मेन पर्पस होता है किसी भी पार्टिकल के अंदर वेव नेचर को एक्सप्लेन करना। देखो, हमको दो चीजों के बारे में पढ़ना होता है। एक पढ़ना होता है किसी भी वेव या फिर जैसे रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन है इसके अंदर पार्टिकल नेचर, रेडिएशन के अंदर पार्टिकल नेचर, ये हमने कहां पढ़ा? ये हमने पढ़ा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर। ये हमने कहां पढ़ा? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर। दूसरा हमको पढ़ना होता है किसी भी पार्टिकल के अंदर वेव नेचर। ये हम पढ़ने वाले हैं कहां पर? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अंदर। एक बार फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं मान लो, मैंने पहले भी बोला है, फिर से बोलता हूं कि जैसे मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है। मान लो कि कोई कार है। अब बोलो कार एक पार्टिकल है, तो बोलोगे तो सिंपल सी बात है, पता है सबको। लेकिन कोई बोले उस कार के अंदर वेव नेचर भी हो सकता है, तो बात आएगा कैसे हो सकता है, उसी बात को एक्सप्लेन करना होता है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि लाइट है, सनलाइट है, या आपके घर पे बल्ब लगा है उसका लाइट है मान लो, और बोला जाए कि उसके अंदर वेव नेचर है, तो बोलोगे हाँ ये तो पता ही है। लेकिन बोला जाए उस लाइट के अंदर पार्टिकल के जैसा भी नेचर हो सकता है, तो फिर बात आता है कैसे। तो यहां पर हमको डुअल बिहेवियर समझाना होता है। डुअल बिहेवियर मतलब एक वेव के अंदर पार्टिकल नेचर, पार्टिकल के अंदर वेव नेचर। तो अगर कोई वेव है, कोई रेडिएशन है, उसके अंदर पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करना है। अगर कोई रेडिएशन है, कोई वेव है, उसके अंदर पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करना है, तो हम लोग यूज करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। वहीं पर अगर किसी पार्टिकल के अंदर, जैसे मान लो ये पेन है, इसके अंदर हमको ये है पार्टिकल, लेकिन इसके अंदर मुझे वेव कैरेक्टर एक्सप्लेन करना है, वेव नेचर एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए क्या यूज होगा? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। क्लियर हो गया होगा? तो आपसे सीधा सीधा तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। एक क्वेश्चन कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इज एक्सप्लेन्ड बाय, आंसर है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। किसी भी पार्टिकल के अंदर वेव नेचर को कौन समझाएगा? डी ब्रॉगली। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, या फिर बोल सकते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज एक्सप्लेन्ड बाय, आंसर जाएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आपको याद होगा, मैंने बोला था कोई रेडिएशन है, उससे जो एनर्जी निकल रहा है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में निकल रहा है, और उन पैकेट्स का मोमेंटम है, जो कि पार्टिकल नेचर होने का प्रूफ है। चलो अब अपन आते हैं इस टॉपिक पे। तो मैंने क्या बोला कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का मेन पर्पस क्या है? किसी भी पार्टिकल के अंदर वेव नेचर को एक्सप्लेन करना। अब डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा होगा, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा होगा, तो उसके अंदर वेव कैरेक्टर आ जाएगा। क्या बोला डी ब्रॉगली ने? कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो उसके अंदर वेव कैरेक्टर आ जाएगा, और ऐसे पार्टिकल्स जिनके अंदर वेव कैरेक्टर आ गया होगा उनको हम बोलेंगे वेव पार्टिकल। और उस वेव पार्टिकल के पास जो वेवलेंथ होगा उसको हम बोलेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एक एक बात को फिर से रिपीट कर दूं, ध्यान से। जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर दे तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग इसके अंदर वेव नेचर आ जाएगा। जब इसके अंदर वेव कैरेक्टर आ जाएगा इस पार्टिकल के अंदर, तो हम इसको अब पार्टिकल नहीं बोल करके बोलेंगे वेव पार्टिकल। और फिर उसके बाद इस जब वेव नेचर आ गया तो वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ किसका कैरेक्टरिस्टिक है? वेव का। जब इसके अंदर वेव कैरेक्टर आ गया इस वेव पार्टिकल के अंदर, तो उसके अंदर जो वेवलेंथ होगा उसको हम बोलेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे गए। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली मूविंग पार्टिकल्स हैव वेव कैरेक्टर। मूविंग पार्टिकल जो मूव कर रहा है, अगर स्टैटिक है कोई पार्टिकल तो उसके अंदर वेव कैरेक्टर नहीं होगा।
यहाँ बोला गया अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली मूविंग पार्टिकल्स हैव वेव कैरेक्टर। उसके नीचे क्या बोला गया जरा ध्यान से देखो, द पार्टिकल्स विच आर हैविंग वेव कैरेक्टर आर कॉल्ड वेव पार्टिकल्स। ऐसे पार्टिकल्स जिनके अंदर वेव कैरेक्टर है उनको हम बोलते हैं वेव पार्टिकल। नेक्स्ट, wavelength which is associated with wave particle is called de Broglie wavelength। क्लियर हो गया? अब बात आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो चलो हम लोग समझते हैं डी ब्रॉगली। यहां देखो मैंने क्या लिखा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सिंबल लिखा लेमडा। इसके बारे में देखते हैं, चलो समझते हैं। जैसे आप सब ने एक इक्वेशन देखा है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन ने दिया था। E की जगह में मैं लिख देता हूं hc बाई लेमडा, और यहां लिख देता हूं मैं mc स्क्वायर। तो यहां से c से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h बाई mc। ये तो हो गया पुरानी बात। अब इसी से अपन अगर हम c को v से रिप्लेस कर दें, c को किससे रिप्लेस कर दें, v से, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चलता हो। भाई आप फिर से देखो, E इक्वल टू mc स्क्वायर पढ़ा, E से हम लिख दिया hc बाई लेमडा, या mc स्क्वायर हो गया, ये c से स्क्वायर कैंसिल, क्या अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू h बाई mc। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक पार्टिकल c मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता हो। तो पार्टिकल मान लो v वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू h बाई mv। हमने क्या किया यहाँ पर, इस c की जगह में ये जो स्पीड ऑफ लाइट था उसकी जगह में क्या रख दिया, v रख दिया। क्यों ऐसा रखा कि भाई अगर मैं इस इक्वेशन से जाऊं, आइंस्टाइन का जो रिलेटिविटी इक्वेशन, इससे अगर जाऊं तो मुझे यहाँ जरूरी क्या है कि पार्टिकल का स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा हो, और जनरली नहीं ही चलता, पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ पर हम एक ऑर्डिनरी पार्टिकल की बात करें तो ऑर्डिनरी पार्टिकल के लिए जो c है उसकी हमें क्या होगा, v होगा। v मतलब कुछ भी उसका स्पीड है, तो क्या हो जाएगा, इस c की जगह में जो लेमडा इज इक्वल टू h बाई mc है, उसी जगह में c की जगह में v रख दो, तो क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू h बाई mv। क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू h बाई mv। अब लेमडा इज इक्वल टू h बाई mv जो आया, तो इसमें m इंटू वी क्या है, m इंटू वी मोमेंटम है, सबको पता है। तो इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू h बाई पी। फिर बोलता हूं मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या होता है, मोमेंटम, तो हम लिख सकते हैं क्या, h बाई पी। मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया। अब देखो ये जो मेरे पास फॉर्मूला आया है, लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी, या फिर लेमडा इज इक्वल टू h बाई mv, ये जो फॉर्मूला है, इसी में जो ये वेवलेंथ है इसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये जो है दिस लेमडा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहां पर ये अपने को मिल गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब इसमें दोनों नेचर आप समझा सकते हो। भाई देखो कैसे, भाई वेवलेंथ का होना ये किस नेचर का प्रूफ है, वेव नेचर का प्रूफ है। मोमेंटम का होना, मास का होना, ये किस नेचर का प्रूफ है, पार्टिकल नेचर के होने का प्रूफ है। तो कोई m मास का पार्टिकल जो v वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, ध्यान से सुनना, कोई m मास का पार्टिकल जो v वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, m मास का पार्टिकल जो v वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, उसके पास लेमडा इतना वेवलेंथ होगा जिसका की वैल्यू होगा h बाई mv। तो यहां से अपन देखो वेव पार्टिकल आ गया, वेव कैरेक्टर को प्रूव कर रहा है लेमडा, वेवलेंथ होना, मास और वेलोसिटी, या मास या फिर मास इंटू वेलोसिटी क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो मास का होना या फिर मोमेंटम का होना,
क्या प्रूफ कर देता है? पार्टिकल नेचर। और देखो इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ का बहुत ज्यादा यूज है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वो बेस्ड ही है इस बात पर कि इलेक्ट्रॉन एक वेव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक वेव पार्टिकल है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने सामने आता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल है। मास है उसके पास, हमने मास पढ़ा इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। लेकिन डी ब्रॉगली ने बोला नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन वेव पार्टिकल है। तो जब वेव पार्टिकल है तो उस पर बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका काम क्या है? बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि बायोलॉजिकल सेल्स है, उसको मैग्नीफाई करके बहुत बड़ा दिखाना। तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमको पता होना चाहिए, और वो ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप is based on wave nature of इलेक्ट्रॉन। आपसे इसी क्वेश्चन को ऐसा पूछा जा सकता है, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल, वेव पार्टिकल। आंसर जाएगा वेव पार्टिकल। तो ये यहां पर हो गया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। फिर से एक सारे पॉइंट जल्दी जल्दी बोल देता हूं। डी ब्रॉगली ने बोला अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके अंदर वेव कैरेक्टर होगा। फिर उसने बोला कि जो वेव कैरेक्टर होगा जिस पार्टिकल के अंदर, उसको हम बोलेंगे वेव पार्टिकल, और उस वेव पार्टिकल के पास जो वेवलेंथ होगा उसको हम बोलेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसका फॉर्मूला आएगा λ/h/mv। यहाँ m क्या हो गया? मास ऑफ पार्टिकल, v हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, λ हो गया वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल या फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। और यहाँ पर मास और वेलोसिटी का होना पार्टिकल नेचर को समझाता है, वेवलेंथ का होना वेव नेचर को समझा देता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि भाई कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनमें वेव कैरेक्टर ज्यादा होगा, और ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं जिनमें वेव कैरेक्टर सिग्निफिकेंट नहीं होगा या फिर उसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा। लेकिन उसके पहले आप जल्दी से इसको नोट करिए। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ मेनली कहां पर सिग्निफिकेंट होता है, कहां पर ऑब्जर्वेबल होता है या मेजरेबल होता है। समझना ध्यान से। भाई हमारे पास इक्वेशन क्या है? लेमडा इज इक्वल टू h/mv। हमारे पास इक्वेशन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए, लेमडा इज इक्वल टू h/mv। अब इसके लिए हम दो कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक कंडीशन अप्लाई करेंगे जिसमें पार्टिकल बहुत छोटा हो, बहुत छोटा पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन। और दूसरा मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रोस्कोपिक आप ऑर्डिनरी पार्टिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि कोई भी कार, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट,
ऑफ मास 1 ग्राम 2 ग्राम, ऐसा मतलब मान लो मैंने लिखा कार लिख दिया, बस लिख दिया, ठीक है, या फिर मान लो जैसे कि कुछ भी है जिसका मास 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसा है, इस तरह के कोई पार्टिकल्स, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, फर्स्ट वाले केस में देखते हैं। यहां देखो अपने पास इक्वेशन का लैम्डा इज इक्वल टू h/mv है। माइक्रोस्कोपिक अगर पार्टिकल होगा तो यहां पर देखो इक्वेशन से रिलेट करो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा तो मास क्या होगा, बहुत कम होगा। जब मास कम होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई अपने पास इक्वेशन क्या है, अपने पास इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। मास कम तो वेवलेंथ ज्यादा। मास अगर बहुत कम है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है, तो मास अगर बहुत कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो देखो ध्यान से, यहां पर मैंने क्या दिखाया कि इस पार्टिकल का मास बहुत कम है, ऐसे नीचे की तरफ दिखाया कम है, तो इसका वेवलेंथ क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। वहीं अगर एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जैसे कि कार है, बस है, कोई भी पार्टिकल जिसका मास 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम कुछ भी ऐसा बड़ा पार्टिकल, वैसा कोई पार्टिकल है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, या फिर इसी को ऑर्डिनरी पार्टिकल भी बोल सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, मास ज्यादा तो वेवलेंथ कम। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv है, मास डिनोमिनेटर में है, मास अगर ज्यादा तो वेवलेंथ कम। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में मास बहुत ज्यादा होगा, और जब मास बहुत ज्यादा होगा तो इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत छोटा हो जाएगा। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे मान लो मैं फर्स्ट केस से बताऊं, तो फर्स्ट केस में मैं मान लो ऐसे वेव बना देता हूं, ठीक है, और सेकेंड केस है मैं ऐसा वेव बना देता हूं। डिफरेंस क्या है, यहां पर जो वेवलेंथ है, दिस वेवलेंथ इज मेजरेबल या सिग्निफिकेंट। यहां पर अपने को सिग्निफिकेंट डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो वेवलेंथ इतना छोटा होगा कि उसके वेव कैरेक्टर को हम इग्नोर कर सकते हैं। यहां पर नेग्लिजिबल डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिखेगा। तो कुल मिला के क्या समझ में आता है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो मेनली आपको कहां पर ऑब्जर्व होगा, छोटे पार्टिकल्स के लिए या बड़े पार्टिकल्स के लिए। तो आंसर है अपने को अगर कोई छोटा पार्टिकल मिलता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मिलता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, हाइड्रोजन एटम, ड्यूटेरियम, छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स, उनके लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा दैट विल बी मेजरेबल और दैट विल बी सिग्निफिकेंट। लेकिन वहीं अगर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है, तो उसका लिए वेवलेंथ इतना छोटा होगा कि वहां पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। तो आपसे यहां कुछ देखो पॉइंट बोला गया है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर ऑर्डिनरी पार्टिकल्स। उसी के नीचे बोला गया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल, सिग्निफिकेंट, इनमें से कुछ भी टर्म बोला जा सकता है, फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। सिग्निफिकेंट और मेजरेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एटसेट्रा। और आपको यहां पर किससे प्रूफ हो रहा है, तो अपने पास फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। मास अगर कम तो लैम्डा ज्यादा, माइक्रोस्कोपिक ज्यादा वेवलेंथ, मेजरेबल वेवलेंथ।
ऑर्डिनरी पार्टिकल मास अगर ज्यादा तो लेमडा कम, मेजरेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर दो चीजें हैं बहुत ही सिंपल सी, कि अगर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है, तो उसका वेवलेंथ सिग्निफिकेंट होगा, मेजरेबल होगा। लेकिन अगर वहीं पर कोई मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ नेग्लिजिबल होगा, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, या ऐसा भी बोल सकते हो यहाँ पर वेव कैरेक्टर का बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। हाँ तो बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को दो बातें बताई। एक क्या मैंने बताया कि जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है वो क्या बोलता है कि कोई भी मूविंग पार्टिकल के अंदर वेव नेचर होता है। आगे हमने जाके क्या सीखा कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन सब का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है या उनका जो वेव कैरेक्टर है वो सिग्निफिकेंट है, मेजरेबल है या फिर ऑब्जर्वेबल है। लेकिन वहीं अगर कोई बड़ा पार्टिकल है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जैसे कि ये पेन, मैं, तुम, कार, मोबाइल, ये सब बड़े पार्टिकल्स है, ऑर्डिनरी पार्टिकल्स है, इनके अंदर जो वेव कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है या फिर मेजरेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से आप वेव कैरेक्टर किसका एक्सप्लेन कर सकते हो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का या मैक्रोस्कोपिक का या दोनों का? तो आंसर है दोनों का। एक्सप्लेन तो हम दोनों को कर सकते हैं, हमने एक्सप्लेन किया, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से ही एक्सप्लेन किया कि मैक्रोस्कोपिक का वेव कैरेक्टर कम है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस में सिग्निफिकेंट या फिर किस में मेजरेबल या फिर किस में ऑब्जर्वेबल डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, आंसर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे पार्टिकल, या फिर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल? तब आपका आंसर जाएगा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। फिर बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा जाए डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से आप वेव कैरेक्टर किसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, माइक्रोस्कोपिक में या मैक्रोस्कोपिक में या दोनों में? तो आंसर है दोनों में। लेकिन किस में सिग्निफिकेंट डी ब्रॉगली वेवलेंथ है पूछा जाए तो आंसर है माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए कितने फॉर्मूले, कितने तरीके से इसको सॉल्व कराया जा सकता है, कितने तरीके से इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा, लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी। लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी। पी क्या है यहाँ पर? पी यहाँ पर मोमेंटम है और h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब आप सबको पता है कि जो p है दिस इज मोमेंटम और इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है mv। हम लोग इस h बाई पी की हम क्या लिख सकते हैं? m इंटू वी लिख सकते हैं। आगे देखो ध्यान से, मान लो आपको काइनेटिक एनर्जी दिया है, बहुत ध्यान समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो आप सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर है। इसको मैं क्या करता हूं, ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। क्या किया मैंने? देखो, ये हाफ mv स्क्वायर था, मैंने ऊपर m से मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर हो गया और नीचे भी m से मल्टीप्लाई किया। ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से फायदा कि यहाँ पर ये m स्क्वायर v स्क्वायर बन जाएगा और नीचे m आ गया। इक्वेशन के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये m स्क्वायर v स्क्वायर का क्या सिग्निफिकेंट है? m इंटू वी को क्या बोलते हैं? आप सबको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो P है इसका वैल्यू कितना होता है? P का वैल्यू होता है mv। P क्या है? तो P है मोमेंटम। अब देखो, इस m इंटू वी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। तो m स्क्वायर v स्क्वायर है,
कि हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। देखो m² v² है और अपने को पता है कि जो p है मोमेंटम, इसका वैल्यू कितना होता है mv। तो mv वैल्यू है, m इंटू v का वैल्यू p है, मोमेंटम है, तो m² v² क्या होगा, p² होगा कि नहीं, तो m² v² हम लिख दिया p²। तो यहाँ से हमको p का वैल्यू मिल जाएगा, p इज इक्वल टू √2m के मतलब काइनेटिक एनर्जी। क्या मिल गया अपने को, p इज इक्वल टू √2m के। कैसे भाई, देखो इस 2m को इधर मल्टीप्लाई करो तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी हुआ, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा। फिर बोल दो, ध्यान समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है 1/2m v²। मैंने क्या किया, इसको ऊपर m से मल्टीप्लाई किया तो m² बन गया, और इक्वेशन अफेक्ट ना हो तो मैंने बदले में नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे दोनों तरफ m रखा, तो m² v², m इंटू v मोमेंटम है, तो m² v² क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम। अब यहाँ से p निकाल लिया तो क्या हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ गया। यहाँ k क्या बताता है, काइनेटिक एनर्जी को बताता है। k क्या बताता है, काइनेटिक एनर्जी को बताता है। तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू h/p है, इस p की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2m के लिख सकते हैं। हमारे पास एक और इक्वेशन आ गया, h/√2m के मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब अगली पॉसिबिलिटीज देखते हैं। मैं यहां पर आपको क्या पढ़ा रहा हूं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो क्वेश्चन है वो कितने तरीके से पूछा जा सकता है। अब देखो, जैसे मान लो यहां पर क्या किया गया हो, बहुत ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट को। अपने पास यहां पर एक कंडक्टिंग प्लेट है, जैसे कि मान लो स्टील हो गया या कॉपर हो गया, कोई भी एक प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, और ये दूसरा कंडक्टिंग प्लेट है। इसको प्लस चार्ज दिया गया और इसको माइनस चार्ज दिया गया। तो क्या होगा, यहां पर इस तरफ प्लस है, यहां पर माइनस है, तो इस प्लस और माइनस के बीच में एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा, एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसको कि मैं V से डिनोट करता हूं। अब देखो, ये वाले V में और ये वाले V में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इस V को ऐसा लिखा है। ये V क्या है, यहां पर देखो फिर से बोलता हूं, तो ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, तो इस प्लस और माइनस के बीच में एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसको हमने डिनोट कर दिया V से। अब समझना, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम V पोटेंशियल दे दें, मान लो यहाँ पे मैंने एक Q चार्ज का पार्टिकल रख दिया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी Q इंटू V। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी Q इंटू V। फिर बोलता हूं, मैंने यहां पर क्या किया, एक प्लस प्लेट लिया, एक माइनस प्लेट लिया, तो इन दोनों के बीच में वोल्टेज क्रिएट हुआ डिफरेंस V। इसके अंदर मैंने Q चार्ज को, पार्टिकल को रख दिया, तो इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी Q इंटू V। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ चार्ज Q which is accelerated by potential V is equal to Q into V. Kinetic energy of the particle of charge Q which is accelerated by potential V is equal to Q into V. मतलब अगर हम किसी Q चार्ज के पार्टिकल को, बहुत ध्यान समझिएगा,
किसी अगर हम क्यू चार्ज के पार्टिकल को v पोटेंशियल से एक्सिलरेट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, q मतलब चार्ज ऑफ द पार्टिकल इंटू v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं अपन, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है h/2m क्या है, इस k की जगह में हम लोग अगर ऐसी कंडीशन पुट कर दे तो यहाँ पर इस काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लोग लिख सकते हैं q इंटू वी। यहाँ पर हमारे पास डी ब्रॉगली के लिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए एक और फॉर्मूला आ जाएगा h डिवाइडेड बाई, बहुत ध्यान से समझिएगा, h डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2m और इस k की जगह हम लोग लिख सकते हैं q इंटू वी। q क्या हो गया, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, v हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल बाय विच दिस q चार्ज पार्टिकल इज एक्सिलरेटेड। तो हमारे पास यहां पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले आ गए। इतने तरीके से हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहां पर अब अपन हर एक कहानी को फिर से देखते हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। देखो बच्चों, अब अपन इसको समझते हैं। मैंने आपको जानबूझकर पूरी कहानी एक साथ पढ़ाई ताकि आप जब भी रिवाइज करो तो आपके लिए रिवीजन बहुत ज्यादा इजी हो जाए। ध्यान समझना, डी ब्रॉगली ने बोला लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी। पी क्या है, मोमेंटम। आप ऐसे रीड करोगे, जब भी आपको रिवीजन करना है एक एक चीज दिखता जाएगा। लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी। पी क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम का वैल्यू कितना होता है, m इंटू वी। तो मैंने इस पी की जगह में रख दिया m इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी दिया हो तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 1/2 mv स्क्वायर। इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई किया, अपने को मिल गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m। m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह में हमने लिख दिया p स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मिल गया p स्क्वायर बाई 2m। यहाँ से p इक्वल टू मिल गया अंडर रूट ऑफ 2mk। दिस k इज काइनेटिक एनर्जी, यहाँ रख दिया h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mk। k से मतलब है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर किसी v पोटेंशियल के अंदर q चार्ज को रख दिया जाए तो उस चार्ज की काइनेटिक एनर्जी हो जाती है q इंटू वी। यहां मैंने क्या लिखा देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू q इंटू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू q इंटू वी। तो अगर किसी q चार्ज के पार्टिकल को हम v पोटेंशियल के बीच में रख देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, q इंटू वी। इसी को लैंग्वेज में बोला जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ चार्ज q which is accelerated by potential v is equal to q into v। अब जब हमको मिल गया कि अगर हम किसी q चार्ज के पार्टिकल को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, q इंटू वी हो जाएगी। तो इस काइनेटिक एनर्जी की जगह में हम लोग लिख सकते हैं q इंटू वी। इसके अलावा एक और तरीका होता है टेम्परेचर की टर्म्स में डी ब्रॉगली वेवलेंथ को समझाना। कि जब मान लो कोई गैस है, जैसे हीलियम है, नियॉन है, ऑक्सीजन है, उसको अगर हमने टी केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया है तो उसके पास कितनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी। बट वो यहाँ पर अपने को डिस्कस नहीं करना, हमको मेनली एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इतना ही जरूरत पड़ता है। वो पार्ट आपको फिजिक्स के अंदर पढ़ाया जाएगा जब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ को समझाने के डिफरेंट मेथड्स हो गए। इसमें जो लास्ट वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कैसे, आगे अपन क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। आप इसको नोट करिए, फिर अपन न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर उसको v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया हो। इसीलिए देखो हेडिंग क्या लिखा गया है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल v। तो हम लोगों को फॉर्मूला क्या पता है कि भाई लेमडा इज इक्वल टू
h अपॉन p होता है, p की जगह हम लोग लिख सकते हैं √2m k, और 2m और k की जगह हम लोग लिख सकते हैं q इंटू v। यहाँ q क्या हो गया, चार्ज, और v हो गया पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर लेमडा इज इक्वल टू, इस h का वैल्यू कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 √2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, भाई मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और v का वैल्यू तो वेरिएबल होगा इसलिए यहां सिर्फ v लिख देता हूं। तो यहां पर मैंने क्या किया, देखो लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन √2m3v है, h का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और पोटेंशियल कितना v। अब देखो एग्जाम में अगर अपने पास ये क्वेश्चन आता है तो हमारे पास एक प्रॉब्लम होने वाला है कि भाई हमको बार बार इतना सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा और फिर उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इजीएस्ट क्या है कि देखो भाई h क्या है, कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के लिए अपना खुद का मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के लिए अपना चार्ज भी कांस्टेंट है। तो जितने भी कांस्टेंट्स हैं इन सब को हम सॉल्व कर ले और एक सिंपल सा फॉर्मूला बना ले। ऐसा करने पर हमको एक फॉर्मूला मिलता है, लेमडा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाई √v। लेमडा इज इक्वल टू 12.27 √v। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ जो हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखा है वो इलेक्ट्रॉन के लिए है, इसलिए मैं इसको भी बहुत परफेक्टली लिख देता हूं ताकि कोई एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। ये इलेक्ट्रॉन के लिए, लेमडा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे प्रोटॉन में भी यही फॉर्मूला लगा के आ जाते हैं। दिस इज फॉर द वेवलेंथ और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल v। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आप पोटेंशियल हम डायरेक्टली 4 रख दो, लेकिन वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, इसको आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। आप देखोगे न्यूमेरिकल में कितना काम आने वाला है। और ये जो इसका यूनिट आया है यहाँ पर, दिस इज इन एंगस्ट्रॉम, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, ये एंगस्ट्रॉम यूनिट में आया है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए। इस फॉर्मूले से हम लोग बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। इससे फायदा ये होगा कि हम इतने सारे वैल्यूज को बार बार सॉल्व करने से बच जाएंगे अगर हमको ये याद रहेगा। अब देखो कई बार बुक्स में आपको यहाँ पर 12.30 लिखा मिलेगा, कई जगह आपको यहाँ 12.25 लिखा रहेगा, कई जगह 12.23 लिखा रहेगा। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा लिखा हुआ है। मैंने मोस्ट एक्सेप्टेड डेटा लिखा है 12.27। ठीक है, आप इसको नोट करिए। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, बोला गया डी ब्रॉगली कैन एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन दिया स्टैटिक इलेक्ट्रॉन, सेकंड दिया मूविंग इलेक्ट्रॉन, थर्ड दिया स्टैटिक कार, और फोर्थ दिया मूविंग कार। बताओ डी ब्रॉगली ने क्या बोला, कोई भी ऑब्जेक्ट वो माइक्रोस्कोपिक हो या फिर मैक्रोस्कोपिक है, अगर वो मूव कर रहा है, मूविंग है, तो उसके पास वेव कैरेक्टर होगा। तो डी ब्रॉगली कैन एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ, 4 ऑप्शंस हैं, आप अपना आंसर दिमाग में सोचिए, टाइम लीजिए। ठीक है, आंसर आ चुका होगा, तो इसका आंसर जाएगा मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड मूविंग कार।
डी ब्रॉगली की मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, कार अगर मूव कर रहा है, तो दोनों का के अंदर वेव नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डी ब्रॉगली कैन एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ, आंसर इज मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड मूविंग कार। मतलब एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और एक ऑर्डिनरी या फिर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, अगर मूव कर रहा है तो उसके अंदर वेव नेचर होगा, ये डी ब्रॉगली से एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया, बोला गया है सिग्निफिकेंट डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज ऑब्जर्व्ड इन, सिग्निफिकेंट, मेजरेबल, ऐसे टर्म बोला जाए तो सिग्निफिकेंट डी ब्रॉगली वेवलेंथ किस में होगा? देखो स्टैटिक इलेक्ट्रॉन के अंदर तो डी ब्रॉगली की बात ही नहीं करोगे, जब तक कोई पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है तो डी ब्रॉगली की बात ही नहीं चालू होती, मूव करेगा तभी बात होगा। तो स्टैटिक वाला तो ऑप्शन वैसे नहीं होगा। सिग्निफिकेंट बोल दिया तो आंसर क्या जाएगा? मूविंग इलेक्ट्रॉन। मान लिया पूछा होता नेग्लेजिबल डी ब्रॉगली वेवलेंथ, नेग्लेजिबल, तो आंसर क्या जाता? मूविंग कार। इसमें नेग्लेजिबल डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा। और अगर स्टैटिक है तो डी ब्रॉगली की बात ही नहीं होगी। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको स्टार बना देता हूं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ध्यान रखना नॉट करेक्ट पूछा है। बोला गया वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल डी ब्रॉगली, करेक्ट और इनकरेक्ट? पार्टिकल के अंदर का वेव नेचर डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया, करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट। पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन और लाइट, रेडिएशन या फिर लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्वांटा, फोटोन, फोटोन या क्वांटा के पास मोमेंटम, ये सब क्या है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया? पार्टिकल या वेव पार्टिकल? तो आंसर है वेव पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वेव पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी करेक्टली मैच्ड है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज इनकरेक्ट। क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पर बेस्ड है? तो आंसर है नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन के वेव पार्टिकल नेचर पर बेस्ड है। तो यहां पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जितना भी आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। है थ्योरेटिकल क्वेश्चन बट कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, पार्टिकल के अंदर वेव नेचर, पार्टिकल के अंदर, इस पेन के अंदर, मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, कार के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर, प्रोटॉन के अंदर, पार्टिकल के अंदर वेव नेचर को कौन समझाएगा? डी ब्रॉगली। सनलाइट के अंदर, रेडिएशन के अंदर, घर में लगे हुए बल्ब से निकलने वाले रेडिएशन के लिए वेव है वो, उसके अंदर पार्टिकल नेचर, रेडिएशन के अंदर, लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर को कौन समझाएगा? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और उसको बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको याद पढ़ाया था, एक बल्ब है, बल्ब से रेडिएशन निकल रहा है, वो रेडिएशन छोटे 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 पैकेट्स में निकल रहा है और हर एक पैकेट के पास अपना मोमेंटम है, अपना एक डायनेमिक मास है जो उसके पार्टिकल नेचर को प्रूफ करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डी ब्रॉगली कंसेप्ट का यूज कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन वेव पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आप इन तीनों क्वेश्चंस को नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों, आपके सामने यहां पर दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ 100 ग्राम which is moving with speed 330 मीटर पर सेकेंड। दूसरे में बोला गया है कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन which is moving with speed 330 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जो कि 100 ग्राम मास का है और 330 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, इसका आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ सॉल्व करना है, पता करना है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर आपको मास दिया गया है और वेलोसिटी दिया गया है, स्पीड दिया गया है। तो मास और वेलोसिटी की मदद से डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, चलो तो यहां देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मास। मास कितना दिया गया? 100 ग्राम। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं कि मास को ग्राम में ही रख के आ जाते हैं,
जबकि मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो आपको इसको ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 किलोग्राम। ये मास का एसआई यूनिट। एक कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं कि मास का वैल्यू ग्राम में ही रख के आ जाते हैं और अपना आंसर गलत हो जाता है। भाई मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, आपको एसआई यूनिट में ही रखना है वैल्यू। वेलोसिटी आपको जो दिया गया है वो कितना दिया गया, 330 मीटर पर सेकेंड, जो कि एसआई यूनिट ही है। तो जो वेलोसिटी दिया गया है दिस इज 330 मीटर पर सेकेंड, ये आपको एसआई यूनिट में ही दिया गया है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला अपने पास है लेमडा इज इक्वल टू h/mv। सारे वैल्यूज पुट कर दो। h का वैल्यू कितना है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। मास कितना है, 10⁻⁻1। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत से लोग यहाँ पर ग्राम में ही मास रखते हैं। जो कॉमन मिस्टेक है वो यही है, सबसे ज्यादा होने वाला मिस्टेक यही है, मास का यूनिट को करेक्टली कन्वर्ट नहीं करना, यही सबसे ज्यादा होने वाला मिस्टेक है। वेलोसिटी या स्पीड कितना दिया गया, 330 मीटर पर सेकेंड। अब अगर सब कुछ तुमने एसआई यूनिट में रखा है तो ऑब्वियस आंसर भी एसआई यूनिट में आएगा। तो यहां से अपन सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना आ जाएगा। देखो ये कितना है, 330 है, ये 10⁻⁻1 है। तो यहाँ इसका जीरो, इसको जीरो से उड़ा दो तो 33 बचेगा। 33 को हम लिख देते हैं 3.3 इंटू 10, ये 2 आ जाएगा। और ये यहाँ 10 था तो ये -35 आ जाएगा, 10⁻⁻35 मीटर। ये इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गया, ये अपना आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग विद स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड। सब कुछ वही है, बस यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लिया गया। चलो इसका भी अपन सोल्यूशन देखते हैं। फॉर्मूला तो वही रहेगा क्योंकि अपने को इलेक्ट्रॉन का मास पता है, वेलोसिटी दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू h का वैल्यू कितना, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और मास का यूनिट kg ही है, और स्पीड दिया गया 330। चलो देखते हैं, यहाँ देखो -34 है, यहाँ पे -31 है, ये कैंसिल होकर के कितना बचेगा, यहाँ पर -3 बचेगा, 10⁻³ ऊपर बच गया। और अपने पास यहाँ कितना है, 330 है, और ऊपर कितना है, 6.6 है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, 330 को 3.3 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अपने पास नीचे 9.1 भी बचा हुआ है, 9.1। ठीक है, तो 100 यहाँ से -5 बना देगा इसको, और अपने पास बचेगा 2/9। 2/9, 9 को मैं अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेता हूँ, तो 10⁻⁻6 के आसपास आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ध्यान से देखो, जब इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा लेमडा इज अप्रोक्सीमेटली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस 9.9 को मैंने 10 बना लिया था। अप्रोक्सीमेटली 2 से थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेट से 2.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये यहाँ पर इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर वेवलेंथ देखो 10⁻⁻35 आया, और यहां पर कितना है, 10⁻⁻6 आया। यहां पर लेमडा क्या है, लेमडा यहां पर बहुत कम है, लेमडा यहां बहुत कम है,
ये इसका बहुत सिग्निफिकेंस जो नहीं है, यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं इसका, बहुत इतना छोटा वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर लेमडा लार्ज है, एक सिग्निफिकेंट वेव बनेगा, जबकि यहाँ पर वेवलेंथ का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। 10⁻⁻35 कितना छोटा वैल्यू है, अगर इसको लिखना चाहो 0.00035 बार लगाना पड़ेगा, इतना छोटा वैल्यू है, मतलब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये हमने जो पहले प्रूफ किया वो यहाँ जो बोला वो यहाँ प्रूफ हो रहा है, न्यूमेरिकली प्रूफ हो रहा है कि हमने एक 100 ग्राम का बॉल लिया, क्रिकेट बॉल जैसा मान लो, और उसका भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखे इतना छोटा है कि कोई मतलब ही नहीं इसके वेव नेचर का। लेकिन वहीं जब इलेक्ट्रॉन ले लिया, स्पीड हमने वहीं रखा, 330 ही रखा, इसके पास एक सिग्निफिकेंट डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। ये इसका यहाँ पर मीनिंग है। ये इन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था वो ये है सिंपली कि एक ऑर्डिनरी पार्टिकल मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो बड़ा पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। लेकिन अगर वहीं एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ सिग्निफिकेंट होगा, मेजरेबल होगा। ठीक है, आप दोनों को नोट करिए। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, बोला गया है कैलकुलेट रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इफ, और यहां पर आपको 4 कंडीशंस दिए गए हैं। बोथ आर हैविंग इक्वल मोमेंटम, both are moving with equal speed, both are having equal kinetic energy, both are accelerated by equal potential। ये 4 डिफरेंट कंडीशंस हैं और आपको हर एक कंडीशन के लिए प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया? मोमेंटम इक्वल है, बोथ आर हैविंग इक्वल मोमेंटम। तो मोमेंटम से रिलेटेड फॉर्मूला क्या है अपने पास? लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। अब यहां क्या बोला? मोमेंटम इक्वल है दोनों के लिए, तो मोमेंटम मतलब कांस्टेंट हो गया, h तो पहले से ही कांस्टेंट है। तो यहां पर बोला गया p कांस्टेंट है, फर्स्ट कंडीशन में बोला गया p क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर ऐसा है तो हमको क्या मिल जाएगा? लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू 1/1, मतलब 1:1 रेशियो रहेगा। दोनों के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो गया? कारण आपको फिर से समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा भाई। मोमेंटम से रिलेटेड फॉर्मूला क्या? h बाई पी। h क्या है? कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसने p को कांस्टेंट कर दिया एग्जामिनर ने, इक्वल मोमेंटम बोल के। तो h कांस्टेंट है, p को कांस्टेंट कर दिया गया, तो लैम्डा भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब कि जब मोमेंटम सेम होगा तो प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ और अल्फा पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल हो जाएगा। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जो सेकेंड क्वेश्चन था, सेकेंड में क्या बोला गया? बोथ आर मूविंग विथ इक्वल स्पीड। तो सेकेंड वाले में बोला गया है कि जो v है ये कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है। तो v से रिलेटेड फॉर्मूला अपने पास क्या है? v से रिलेटेड फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। v एग्जामिनर ने कांस्टेंट कर दिया, h पहले से ही कांस्टेंट है, तो बचा क्या? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर मैं लिखूं लैम्डा ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? प्रोटॉन का लैम्डा अगर ऊपर है तो प्रोटॉन का मास कहां रखना पड़ेगा? नीचे। लैम्डा ऑफ अल्फा, अल्फा का लैम्डा नीचे है तो मास कहां रखना पड़ेगा? ऊपर। क्यों? क्योंकि लैम्डा और मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो चुके हैं। बात आता है मास कितना रखना है। तो आप सबको पता है कि अल्फा अगर मुझे लिखना हो, अगर मुझे प्रोटॉन लिखना हो, तो प्रोटॉन में क्या लिखूंगा? 1h1, और अगर मुझे अल्फा लिखना है तो मैं लिखूंगा 2he4, ऐसे कुछ लिखूंगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग
यहाँ पर दोनों के, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, अगर आपको ऐसा रेशियो बताना हो तो आप रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मान लो प्रोटॉन का मास 1 है तो बदले में अल्फा का मास 4 टाइम्स होगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, मैं लिख सकता हूँ लेमडा ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय लेमडा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, मैं रिलेटिव वैल्यू लिख देता हूँ मास का। तो अल्फा का मास कितना दिख रहा है 4 और प्रोटॉन का मास कितना दिख रहा है 1, तो 4:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4:1। तो ऊपर किसका मास है अल्फा का, अल्फा का मास कितना दिख रहा है 4, एक्चुअल में कितना है 4 × 1.66 × 10⁻27 kg है, बट रिलेटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो रिलेटिवली ये 4 है और रिलेटिवली ये 1 है। तो रिलेटिव मास ऑफ अल्फा इज 4, रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन इज 1, तो 4:1 आ गया। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3। बोथ आर हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी। यहां पर जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है इसमें काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट किया गया। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूला अपने पास क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूला लेमडा इज इक्वल टू h/√2m के मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर दूं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कर दिया, 2 कांस्टेंट एक नंबर है, h भी कांस्टेंट है, तो अपने पास क्या बचेगा, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √of मास। भाई 2 कांस्टेंट के एग्जामिनर ने कांस्टेंट कर दिया, h भी कांस्टेंट है, तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √of मास। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमडा ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई लेमडा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू √। अब लेमडा ऊपर देखो, लेमडा और √of मास एक दूसरे के इनवर्स में है, मतलब कि प्रोटॉन का वेवलेंथ अगर ऊपर है तो प्रोटॉन का मास नीचे आएगा, अल्फा का वेवलेंथ अगर नीचे है तो अल्फा का मास ऊपर आएगा, और ये कहाँ रहेगा, √ के अंदर, तो छतरी के अंदर रख दिया m⁴/mp। अब अपन फिर से वही बात, अल्फा का रिलेटिव मास कितना है 4 है और प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 है, तो रेशियो में हम रिलेटिव मास के वैल्यूज यूज कर सकते हैं रेशियो सॉल्व करने के लिए, ध्यान रखना। तो लेमडा प्रोटॉन अपॉन लेमडा अल्फा इज इक्वल टू √of, अल्फा की हम कितना लिख दूंगा 4 और प्रोटॉन की हम कितना रख दूंगा 1, तो यहां से हमको आंसर मिल जाएगा, यहां से हमको आंसर मिल जाएगा लेमडा प्रोटॉन अपॉन लेमडा अल्फा इज इक्वल टू 2:1। ये आ गया अपना 3rd क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पोटेंशियल को कांस्टेंट किया गया है। देखो क्या बोला गया है, बोथ आर एक्सिलरेटेड बाय इक्वल पोटेंशियल, v को, पोटेंशियल को कांस्टेंट किया गया। देखो ये वाला v स्पीड को बताता है और ये वाला v पोटेंशियल को बताता है। मैंने जानबूझकर दोनों v के सिंबल अलग अलग लिए ताकि कोई कंफ्यूजन हो। ये वाला v मैंने जो ऐसा लिखा है दैट इज फॉर स्पीड और वेलोसिटी, एंड दिस v इस तरह से जो मैंने लिखा है इट इज रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। ऐसा इसलिए मैंने किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब बताओ पोटेंशियल से रिलेटेड फॉर्मूला क्या है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल, h/√2m q v। इस काइनेटिक एनर्जी हम किस जगह में क्या रख देंगे, q × v, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, अगर किसी q चार्ज के पार्टिकल को v पोटेंशियल से एक्सिलरेट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी q × v। अब यहां पर हम क्या देखते हैं भाई, हमको एग्जामिनर ने बोल दिया कि v कांस्टेंट है, दिस v इज कांस्टेंट, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, तो v कांस्टेंट कर दिया, 2 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट, लेकिन मास और चार्ज तो वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बहुत ध्यान से देखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m × q। देखो 2 कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है,
लेकिन मास और चार्ज ये दोनों तो वेरिएबल है। तो यहाँ क्या मिल गया, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास इंटू चार्ज। अब अगर अपन लिखे यहाँ पर ध्यान से देखो, लेमडा ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई लेमडा ऑफ अल्फा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान से देखो, प्रोटॉन का लेमडा ऊपर रखा हमने, लेमडा ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का हमने वेवलेंथ ऊपर रखा, तो इसका मास और चार्ज नीचे आएगा। लेमडा और मास चार्ज ये देखो एक दूसरे के इनवर्स में है, तो नीचे आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन। अल्फा का लेमडा नीचे रखा है, तो इसका मास ऊपर और इसका चार्ज भी ऊपर। तो यहां पे क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ एम अल्फा क्यू अल्फा अपॉन एम पी क्यू पी। अब हमको क्या करना है, ये सारे वैल्यूज पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा, लेमडा ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई लेमडा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा का मास, देखो ध्यान से, अल्फा का मास कितना है 4 और चार्ज कितना है 2, ये सब रिलेटिव वैल्यूज है। जैसे एक्चुअल चार्ज 2 नहीं है, एक्चुअल चार्ज क्या 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बट रिलेटिव वैल्यूज हम रेशियो के लिए यूज कर सकते हैं, ये हमने पहले ही जाना है। तो इसका रिलेटिव मास है 4 और रिलेटिव चार्ज है 2, मैं यहाँ रिलेटिव वैल्यू लिख देता हूं। तो रिलेटिव वैल्यू ऑफ अल्फा इज, रिलेटिव मास ऑफ अल्फा इज 4 एंड रिलेटिव चार्ज ऑफ अल्फा इज 2। Relative mass of proton is 1, relative mass of proton is 1 and relative charge on proton is 1। एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअल मास है इसका 1.67 इंटू 10⁻27 kg और चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये एक्चुअल है। बट मैंने आपको पहले भी बोला है, फिर भी बोलता हूं एक बार, जब भी आपको रेशियो सॉल्व करना हो तो आप एक्चुअल वैल्यू ना लिख करके रिलेटिव वैल्यू लिख सकते हो। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमको, ध्यान से देखो, हमको मिल जाएगा लेमडा प्रोटॉन अपॉन लेमडा अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8, मतलब कितना हो जाएगा 2√2 डिवाइड बाई 1। ये आ गया अपना फोर्थ मतलब लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो यहां पर अपने से इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है। एक बार पूरे क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको बोला गया है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के चार्ज टू मास रेशियो, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताओ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताओ, और उसके लिए आपको 4 डिफरेंट कंडीशंस दिए गए। अगर दोनों के मोमेंटम इक्वल हो, हम देखेंगे सबसे पहले कि मोमेंटम से रिलेटेड फॉर्मूला क्या है, तो आंसर लेमडा इक्वल टू h बाई पी, पी को कांस्टेंट कर दिया, h पहले से ही कांस्टेंट है, तो प्रोटॉन और अल्फा का डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल होगा, रेशियो आ जाएगा 1:1। बोथ आर मूविंग विद इक्वल स्पीड, स्पीड सेम है, तो स्पीड से रिलेटेड फॉर्मूला क्या है, h अपॉन mv, v कर दिया कांस्टेंट, h है कांस्टेंट, तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ गया। लेमडा पी बाई लेमडा अल्फा इज इक्वल टू एम अल्फा अपॉन एम पी, इसके लिए लेमडा ऊपर तो मास नीचे, इसके लिए लेमडा नीचे तो मास ऊपर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम यहाँ पर एक्चुअल मास ना रख के रिलेटिव मास रखेंगे, तो अल्फा का रिलेटिव मास 4, प्रोटॉन का 1, तो 4:1 आ गया। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूला क्या है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mk, यहाँ पर k काइनेटिक एनर्जी को समझाता है। k को कांस्टेंट कर दिया एग्जामिनर ने, 2 पहले से ही कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या हमारे पास, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास, लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा लिख दिया। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगा दिया, प्रोटॉन का वेवलेंथ ऊपर तो मास नीचे, अल्फा का वेवलेंथ नीचे तो मास ऊपर। अल्फा का रिलेटिव मास 4, प्रोटॉन का 1, 4/1 का अंडर रूट आ जाएगा 2:1, इसका आंसर 2:1 आ गया। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया बोथ आर एक्सिलरेटेड बाय इक्वल पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल इक्वल कर दिया, तो पोटेंशियल से रिलेटेड फॉर्मूला, पोटेंशियल से रिलेटेड फॉर्मूला क्या है वो पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल से रिलेटेड फॉर्मूला है अपने पास, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m3v, 2m3v, q क्या है चार्ज, m क्या है मास और v है पोटेंशियल। यहां पर v को कांस्टेंट कर दिया, 2 कांस्टेंट h कांस्टेंट, क्या बचा लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m इंटू क्यू, मास और चार्ज का अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी ब्रॉगली वेवलेंथ।
लेमडा प्रोटॉन अपॉन लेमडा अल्फा रखा, तो देखो लेमडा ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का वेवलेंथ ऊपर है तो मास और चार्ज प्रोटॉन का नीचे है, अल्फा का वेवलेंथ नीचे है तो अल्फा का मास और चार्ज ऊपर है और दोनों अंडर रूट के अंदर बंद है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा इक्वेशन दिख रहा है, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m इंटू क्यू। अल्फा का रिलेटिव मास 4 और रिलेटिव चार्ज 2, तो रख दिया यहाँ पर देखो 4 and 2 मास के लिए अल्फा के। प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 और चार्ज 1, तो मास और चार्ज का रिलेटिव वैल्यू रखा, ध्यान रखना ये जो रखा है रिलेटिव वैल्यू है। जब भी आपको रेशियो सॉल्व करना हो तो आप आयंस के, जैसे कि प्रोटॉन एक तरीके से H प्लस आयन है और अल्फा एक तरीके से He2 प्लस आयन है, तो आयंस के आप एक्चुअल मास न रख करके रिलेटिव मास सॉल्व कर सकते हो रेशियो के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए नहीं। ठीक है, आप इसको नोट करिए और अगले लेक्चर में मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए आपको और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अभी तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ाया है, अगले लेक्चर में आपको और अच्छे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराऊंगा और आगे का कंसेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।